वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो 5th चैप्टर पे अभी हम आ चुके हैं और अब हम पता है कहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकेंड चैप्टर के बाद से। आप बेसिकली मान सकते हो जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि कैसे फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के अंदर जो है कांग्रेस की डोमिनेंस हो रही थी। उसका रीज़न हमने जाना कि कैसे नेहरू जी का जो करिस्मेटिक लीडर थे वो, और जो है नेशनल मूवमेंट का स्ट्रगल जो कांग्रेस के साथ में लेगेसी के रूप में चलता हुआ आ रहा था। तो इस वजह से सब लोग कांग्रेस से कनेक्ट करते थे, ये फैक्शन टाइप की पार्टी थी, सभी से वोट देते थे। आज आप जानोगे कि जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है, ये न्यूज़पेपर आप देख सकते हो, एक क्लिप मैंने यहाँ लगाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वॉइड मतलब होता है खालीपन। अब ये डर बन गया था जैसे ही नेहरू जी की डेथ होती है कि अब इंडिया के जो है हमारे डेमोक्रेसी का क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के नए लीडर कौन बनेंगे, एज अ प्राइम मिनिस्टर कौन सामने आएंगे, एंड क्या फिर आगे जो नए प्राइम मिनिस्टर हमारे बनेंगे वो भी उतना स्विफ्टली हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। बहुत क्वेश्चंस बन गए थे। तो आज अब आप जानोगे कि लोग बहुत डर गए थे नेहरू जी की डेथ के बाद। इवन बाहर की दुनिया के लोग कहते थे कि अभी तक तो चलो डेमोक्रेसी इनकी अच्छी चल रही थी कि ये कितने अच्छे लीडर थे इनके पास, आगे कहीं ऐसा ना हो कि मिलिट्री रूल वगैरह इनके पास आ जाए। बट होता क्या है, कौन से नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कैसे हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आगे चलता है, ये आप जानोगे। आप इस चैप्टर में ये जानोगे कि कैसे एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस की डोमिनेंस बिल्कुल खत्म हो गई थी और कैसे वापस भी आती है। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। अब हम पहला आपका टॉपिक आता है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल सक्सेशन। सक्सेशन मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ना, यानी कि अगला कौन बनेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, सक्सेशन किसका होगा आफ्टर नेहरू जी। तो चलो पढ़ते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी जो है उनकी डेथ हो जाती है मई 1964 में। आफ्टर बीइंग अनवेल फॉर अ ईयर, उनकी तबीयत काफ़ी एक साल से ख़राब चल रही थी। उसके बाद नेहरू जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, उनकी जो इलनेस थी उसके दौरान ही लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते रहते थे कि जब नेहरू जी चले जाएंगे तो उसके बाद में नए प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन बनेंगे। ठीक है, और साथ ही के साथ में क्रिटिकल क्वेश्चन ये भी होता था, सिर्फ ये नहीं कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये भी होता था आफ्टर नेहरू व्हाट, कि नेहरू के बाद कैसे चलेगी इंडिया की जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो अभी तक इतने अच्छे से चलता हुआ आ रहा है। इस पे भी क्वेश्चंस होते थे। मैनी आउटसाइडर मतलब बाहर वाले क्रिटिक्स होते थे, बाहर की दुनिया हो गई, वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया, बाकी वो कहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ही नेहरू जी की बात सर्वाइव ना कर पाए, कि हम डेमोक्रेसी ना चला पाए, क्या पता हमारी कंट्री के अंदर कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना बन जाए, जैसे मिलिट्री रूल आ जाए या समथिंग लाइक दैट। जैसे आप पाकिस्तान का, बांग्लादेश का आपने पढ़ा कि कैसे जो है बार बार मिलिट्री रूल वहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा था, तो वैसे ही यहाँ पे स्पेकुलेशन आ रही थी इंडिया के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया के अंदर जो है, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी डेथ हो गई है एंड अभी तक जो अच्छे से हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर चल रहा था, अब ऐसा ना हो कि कोई मिलिट्री रूल आ जाए, कोई इम्बैलेंस हमारे यहाँ पे हो जाए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो रहे थे कि भाई एक पीसफुल सक्सेशन हो जाए, पीसफुली नए प्राइम मिनिस्टर हो, सब बिल्कुल स्विफ्टली सेटल हो जाए, इस बात को लेकर। अब न्यू लीडरशिप पे जितने ही शक हो रहे थे, ये सब हो रहा था, उसके दौरान एक चीज़ और चल रही थी इस समय में। ये जो 1960s वाला डिकेड होता है इसको हम कहते हैं डेंजरस डिकेड। 10 ईयर्स के टाइम पीरियड को हम कहते हैं। तो ये जो 1960 वाला समय था इसको डेंजरस डिकेड बोला जाता है, खतरनाक डिकेड। पहला, एक तो साइनो इंडियन वॉर हुआ इसी समय के अंदर, चाइना ने हमारे पे हमला कर दिया, हमने क्या कुछ नहीं जो है स्ट्रगल करा हमने उस समय पे, हमारे को इतना नुकसान भी हुआ, वी लॉस्ट द वॉर ऑल्सो। तो हमारी जो है बहुत इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ा था। तो द डिकेड वॉज रेफर्ड टू एज द डेंजरस डिकेड, क्योंकि यहाँ पे एक तो वॉर तो हमने देखा ही था, वॉर आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। तो वॉर अगर होता है ना कभी किसी भी कंट्री में, तो कहा जाता है कि जो उसकी इकोनॉमी होती है वो ऑलमोस्ट आप कह लो 10 सालों पीछे चली जाती है। तो 1960s में ही वॉर हुआ चाइना के साथ में। अब इस समय में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। अब नेहरू जी लोगों को लग रहा था कि नेहरू जी है तो चलो ठीक है, ये सब चैलेंजेस को भी हम कवर कर लेंगे। अब जब नेहरू जी की तबीयत ख़राब थी एंड उनकी डेथ भी हो जाती है, तो फिर सोचा जाता है कि अब क्या होगा, पॉवर्टी इतनी है, इतनी इनइक्वालिटी अभी भी है इंडिया के अंदर, कम्युनल डिवीजन भी हो रखे थे, यानी कि जो रिलीजन के बेसिस पे जो डिवीजन होता है, दंगे भी कई जगहों पे हो रहे थे। तो ऐसा ना हो जाए कि कुछ इंडिया का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर सही से ना चल पाए, या ऐसा ना हो जाए कि कोई डिसइंटीग्रेशन हमें दोबारा करना पड़ जाए, ऐसे जो है स्पेक्यूलेशंस
हो रही थी हमारी कंट्री के अंदर। होता क्या है, अब तुम सोचोगे दीदी फिर क्या होता है, आंसर बताओ। नेहरू जी के बाद तो नेहरू जी के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी। तभी आपके नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। तो शास्त्री जी आपको पता है हमारी कंट्री के जब शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने तो बहुत चैलेंजिंग टाइम में शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने। पॉवर्टी थी, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा हमारे को वीकनेस इस समय पे झेलनी पड़ रही थी, वॉर का स्ट्रगल झेलना पड़ रहा था उस समय, और साथ ही के साथ में यही वो टाइम पीरियड था जब पाकिस्तान में हमारे पे दोबारा हमला कर देता है। तो इतने सारे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो है शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और अगर तुम्हें क्वेश्चन हो रहा हो दैट हाउ ही डेल्ट विद एवरीथिंग, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डील करा। शास्त्री जी ने अपना एक नारा निकाला, जय जवान जय किसान। जय जवान, जो हमारे जवान जो हमारी जो है सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान से भी हमें अटैक हो रहा था और हर समय डर लगा रहता था हमारे को कि कोई कंट्री हमारे पे भारी अटैक ना कर दे। तो जब पाकिस्तान ने अटैक करा हमने रिटेलिएट करा था। अभी आप आगे जानोगे इतना बढ़िया रिटेलिएशन करा था कि आप बुक 1 के अंदर पढ़ के आए हो कि जो हमारी सेना के जो है जवान थे वो लाहौर तक पहुंच चुके थे, फिर हमने जो है वापस बुलाए थे अपने जवानों को। तो हमने पूरी हरा दिया था पाकिस्तान को जब उन्होंने अटैक करा था हमारे ऊपर इन शास्त्री जी के जो है टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। और जय किसान किस लिए? क्योंकि इतनी गरीबी, फूड शॉर्टेजेस ये सब हो रहा था, तो उन्होंने किसानों को भी बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने की कोशिश करी जिससे हमारी कंट्री में पॉवर्टी हटे, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड आए एंड ऑल दैट। तो चलो देख लेते हैं, मैं अब आपको बता ही चुकी हूँ दैट ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा हुआ था। तो द ट्रांजिशन ऑफ पावर आफ्टर नेहरूज डेथ जो है काउंटर्ड मतलब होता है, मतलब कहते हैं ना काउंटर अटैक कर दिया, मुंह बंद कर दिए सबके। तो जो स्केप्टिज्म मतलब बार बार आप पॉलिटिक्स में पढ़ते हो, मतलब शक जो होती है ना, शंका आ रही होती है बहुत ज़्यादा, अरे क्या होगा कैसे होगा, तो सबके जो है ना बस सब चुप करवा दिया था शास्त्री जी के आते ही। सब लोग चुप हो गए, सब लोगों को समझ में आ गया कि येस अब जो है हमारे को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को कोई आँच नहीं आने वाली है। के कामराज जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने काफ़ी क्रूशियल रोल निभाया था इस सेशन के अंदर, है ना। उन्होंने कंसल्ट करा सभी पार्टी लीडर्स के साथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ में, एंड देन फाइनलाइज होता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारी कंट्री के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का अगर मैं बताऊं आप लोगों को, जो हमारे को बता रखा है दैट लाल बहादुर शास्त्री जी ना, आप कहो ये उत्तर प्रदेश से जो है थे, यानी कि ये उत्तर प्रदेश से लीडर थे। ही वॉज द मिनिस्टर इन द यूपी कैबिनेट, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस थे ये, एंड मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट फ्रॉम 1951 टू 56। तो ये इस येलो बॉक्स में बातें लिखिए, कुछ 1 मार्कर के लिए CUET के लिए आप याद रखना। सो बेसिकली ही हेल फ्रॉम यूपी से मिनिस्टर थे ये, ठीक है, यूपी की कैबिनेट के। एंड इनको ना नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर कहा जाता है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल भी कॉन्ट्रोवर्सीज में किसी में भी इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत ही सीधे साधे से थे और बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स पे अपने चलने वाले एक इंसान थे, ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने नेहरू जी की कैबिनेट में बहुत समय तक काम करा और अपने एंड के दिनों में, यानी कि जब नेहरू जी के जो है मतलब जब वो जाने वाले थे, मतलब बिल्कुल उनका जब डेथ से थोड़े समय पहले की अगर आप बात करो, तो उस समय में नेहरू जी और शास्त्री जी काफ़ी क्लोज थे। नेहरू जी ने अपनी फाइनल ईयर्स के अंदर शास्त्री जी पे काफ़ी रिलाई करा, तो उनके पे काफ़ी भरोसा वो दिखाते थे। एंड ये इससे आप समझ ही सकते हो कि नेहरू जी को भी पूरा भरोसा था शास्त्री जी के ऊपर। वो अपनी सिंपलिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे और अपने कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स के लिए। आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि एक बारी उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री जो थी, अपनी रेलवे के वो मिनिस्टर थे, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी थी जब एक मेजर रेलवे एक्सीडेंट हुआ था। वरना कई बार जो लीडर्स होते हैं जैसे वो कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, बट लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करा जब एक मेजर रेलवे एक्सीडेंट हुआ था। तो ये दिखाता है कि वो कितने ज़्यादा एक ऑनेस्ट और जो है प्रिंसिपल इंसान थे, ठीक है। अब लाल बहादुर जी की प्राइम मिनिस्टरशिप कब से चली? 1964 से 66, सिर्फ 2 साल तक चली। आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों हुआ, तो आई टोल्ड यू दैट उनकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो काफ़ी ब्रीफ पीरियड के लिए देखो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, बट इन्होंने क्या कुछ इन 2 सालों के अंदर ही करके दिखाया था। एंड अगर ये और समय तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते तो शायद हम और अच्छा जो है कुछ चीज़ें देख पाते, ठीक है। तो द कंट्री फेस 2 मेजर चैलेंजेस इनके टाइम पीरियड के दौरान। अब आपको ये क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, ठीक है। सबसे पहले व्हाट वर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल सक्सेशन, तो ये पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे, यही आपको लिख देने अपने आंसर के अंदर। तो मैंने इस साल के नोट्स ये ऐसे बनाए हैं, क्वेश्चन है इधर आंसर है, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा हाँ यहाँ पे थोड़ी अगर आपको लैंग्वेज हल्की सी लग रही हो ना साइड की दीदी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैंने अपने नोट्स में थोड़ा और सिंपल वे में लिख रखा है। तो मेरे नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? मेरे इंस्टाग्राम ID पे मैंने सारे नोट्स अपलोड कर रखे, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल हो,
और आप लोगों का इंग्लिश हो, आप जाके प्रिंट आउट निकलवाओ एंड गो एंड स्टडी फ्रॉम दिस नोट, क्वेश्चन आंसर नोट सब एक में ही हो रहा है, ठीक है। तो चलो इस तरीके से ये देखो फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री वाला जो हमारा ये पूरा का पूरा चलेगा, आपको पूछा जाएगा आपको नेहरू जी के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बने, कैसे उनको चूज़ किया गया था, आप ये पॉइंट्स लिखोगे। फिर प्राइम मिनिस्टरशिप में क्या क्या हुआ था जो है शास्त्री जी की, तो सबसे पहले तो 2 मेजर चैलेंजेस फेस हुए थे जब शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। इंडिया वॉज रिकवरिंग फ्रॉम द 1962 वॉर विद चाइना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हम चाइना के साथ जो वॉर हुआ था उसकी जो इकोनॉमिक बर्डन पड़ा था उसी से निपट रहे थे। साथ ही के साथ में ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है, फेल्ड मानसून हो जाता है, पानी भी नहीं बरसता, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, फूड क्राइसिस हो जाते हैं, खाने की भी किल्लत होने लगती है हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि फूड भी हमारे को सफिशिएंट नहीं होता है। इसी बीच में 1965 में पाकिस्तान के साथ में भी हमारा वॉर होता है एंड इस समय पे लाल बहादुर शास्त्री जी स्लोगन निकालते हैं जय जवान जय किसान, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिससे उन्होंने कहा कि हम ये जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने फूड सिक्योरिटी की और वॉर की, दोनों को फेस कर लेंगे। शास्त्री जी की सडनली डेथ हो जाती है 10 जनवरी 1966 को ताशकेंत में। नाउ वेयर इज ताशकेंत, ये तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ताशकेंत कहाँ है? इंडिया के अंदर नहीं है ताशकेंत, बाहर के देश में है, ठीक है। तो ताशकेंत में जो है हमारा एक एग्रीमेंट साइन करवाया था और बेसिकली ये करवाया था यूएसएसआर ने, क्योंकि पाकिस्तान और हमारा ये 1965 वाला वॉर हुआ था ना, तो वॉर जब ये खत्म हुआ तो एक एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज साइन होती है जिससे फाइनल हो जाता है दोनों देशों के बीच में कि अब कोई वेपन्स नहीं उठाएगा, सब कुछ फाइनल हो चुका है। तो ताशकेंत मतलब आप मान लो कि वो तो तुम बताओगे ना कमेंट सेक्शन में कहाँ पे है। तो यूएसएसआर ने ये ट्रीटी हमारी जो है बीच में हमारा एग्रीमेंट करवाया था। शास्त्री जी जाते हैं ताशकेंत, वहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन होता है, इसको कहा जाता है ताशकेंत एग्रीमेंट, और ये साइन हुआ था प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान के साथ में टू एंड द वॉर। और अनफॉर्चुनेटली इसी दौरान जो है शास्त्री जी को हम खो देते हैं एंड 1966 में उनका जो है देहांत हो जाता है। एंड उसके बाद से अब हमारे पास एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया था आफ्टर शास्त्री जी हु, कि इतनी तो मुश्किल से हमें एक इतने बढ़िया प्राइम मिनिस्टर मिल गए थे जिन पे हमें बहुत भरोसा हो रहा था, उन्होंने इतनी बड़ी सिचुएशंस को ऐसे स्विफ्टली डील करा, अब आगे क्या होगा, एक और क्वेश्चन लग गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अगली वाली स्लाइड का यहाँ पे आ गया, तो इस पर आप फोकस मत करो। शास्त्री जी टू इंदिरा गांधी, तो शास्त्री जी के बाद हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी। अब वो कैसे बनी, यू विल स्टडी हियर कि कैसे इंदिरा गांधी उस समय पे, फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज अ वुमेन। दूसरी बात जो है वो काफ़ी छोटी थी उम्र में एज़ कम्पेयर टू बाकी बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स उस समय पे थे और एक्सपीरियंस लीडर्स थे। तो जस्ट इमेजिन, हाँ, और वो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी भी थी, बट जस्ट इमेजिन कि कैसे इतने बड़े बड़े लीडर्स ने जो है उस समय पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर कैसे बनी, ठीक है, कि उस समय पे वो हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी। साथ ही के साथ में आप ये भी सोच सकते हो कि वो शी वॉज नॉट वेरी एक्सपीरियंस, ठीक है, और साथ ही के साथ में उनकी एज भी बहुत कम थी। तो ऐसा कैसे हो जाता है दैट हमारी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं वो, ठीक है। तो चलो जानते हैं पॉलिटिकल सक्सेशन इन कांग्रेस 1966। तो 1966 में कांग्रेस के सामने अब फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है। कांग्रेस की तो सरकार चल रही थी कि अब शास्त्री जी चले गए तो उनके बाद अब प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें बहुत चैलेंज अब फिर से आ गया कि किसे जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। 2 कैंडिडेट्स फाइनलाइज होते हैं कि हम इनको जो है प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। पहले मोरारजी देसाई जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे स्टेट के एंड सेंट्रल मिनिस्टर थे, तो पहले कैंडिडेट थे कि मोरारजी देसाई को हम प्राइम मिनिस्टर बनाएं, और दूसरा था इंदिरा गांधी जी का नाम सामने आता है जो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, ठीक है। एंड शी वॉज फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑल्सो, एंड ये उससे पहले कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही थी, ठीक है, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इन शास्त्रीज कैबिनेट। तो ऐसा नहीं था दैट शी वॉज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, इंदिरा गांधी वॉज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट हाँ उतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना बाकी बड़े बड़े लीडर्स के पास था, ठीक है। तो इन्होंने ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी। और शास्त्री जी की कैबिनेट में इनका क्या काम था? शास्त्री जी की कैबिनेट में ये मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी। अब जो है जितने भी सीनियर कांग्रेस लीडर्स थे, ये देखो, ये आपको एक कार्टून दे रखा है बुक के अंदर, ये जो है इंदिरा गांधी को 1 नवंबर पे शी स्टैंडिंग एंड उनके हाथ में एक ट्रॉफी है, पीएम लिखा है उस पर, एंड आसपास में ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स खड़े हैं। आप कार्टून में इनको पहचान तो नहीं पाओगे, बट दीज आर नोन एज द कांग्रेस के बिग लीडर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस बड़े उम्र के जो लीडर्स थे ये वो हैं सारे के सारे। तो ये सब उन्हें मिलके जो है इंदिरा गांधी को जितवाया था। जो है कैंडिडेट्स दो थे, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी,
तो इन्होंने जितवाया था, ठीक है। तो सीनियर कांग्रेस लीडर डिसाइडेड टू सपोर्ट इंदिरा गांधी, तो सीनियर लीडर्स ने सोचा कि हम इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते हैं, बट दिस डिसीजन वाज नॉट यूनानिमस। द लीडरशिप कॉन्टेस्ट वाज रिजॉल्व थ्रू अ सीक्रेट बैलेट, बट यूनानिमस मतलब सबकी अपनी मर्जी से सबने नहीं कह दिया कि हाँ इंदिरा गांधी को बनाते, नहीं, पूरा एक इलेक्शन हुआ था, इनका एक सीक्रेट बैलेट जो है कंडक्ट करवाई गई थी अमंग द कांग्रेस के एमपीज, यानी कि जो है उन्होंने वोटिंग करी थी जाके बैलेट पेपर पे, एंड उनको फिर जिसने जिस कैंडिडेट को वोट दिया और फिर काउंट करके जो है आंसर मिला, तो आंसर आया था कि इंदिरा गांधी जी को सारे के सारे जो है लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट करा, एंड इंदिरा गांधी जी को हमारी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इंदिरा गांधी वॉन बाय सिक्योरिंग ओवर 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपी, तो पूरे पार्टी के 2/3 एमपीज ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा, और एक और पीसफुल ट्रांजिशन हमारी कंट्री में दिखा कि शास्त्री जी के बाद सीधा प्राइम मिनिस्टर बन जाती है इंदिरा गांधी जी। और ये जो इतना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ कि कोई मिलिट्री रूल नहीं आया, कोई दंगा, कोई फसाद नहीं हुआ, अगर एक प्राइम मिनिस्टर मर गए तो शास्त्री जी आ गए, संभल गया सब कुछ। शास्त्री जी की अचानक डेथ के बाद में कांग्रेस के अंदर उन लोगों ने अपना आपस में 2 कैंडिडेट रखे और इलेक्शन अपना पूरी वोटिंग करके इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सिंपली इंदिरा गांधी अब हमारी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने आ गई। तो ये इंडिया की डेमोक्रेसी का मैच्योर होना दिखाता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी कोई आप एक मतलब ये नहीं कह सकते हो कि वीक डेमोक्रेसी है, यस नो, वी वर वेरी मैच्योर, हमारी डेमोक्रेसी और इवॉल्व हो रही थी इससे। और जितने लोग हमारी बातें बनाते रहते थे कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, उन सबके मुँह पर हम ताले लगाए जा रहे थे कि ऐसे चलती है, देख लो डेमोक्रेसी, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ इंदिरा गांधी अर्ली चैलेंजेस, अब जैसे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो क्या क्या चैलेंज उन्हें फेस करने पड़े, दैट वी विल सी हियर। तो इंदिरा गांधी जी ने कुछ टाइम लिया सेटल होने के लिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, क्योंकि वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, ठीक है। जो बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनवाया था में हेल्प करी थी, मतलब कि वोट दिया था, वो उनको हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे, और पता है उन्हें ऐसे लगता था, उनका मेन रीज़न क्या था इंदिरा गांधी जी को वोट देके प्राइम मिनिस्टर बनाने का, उन्हें लगा ये तो छोटी सी हैं अभी और ये इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब भी इन्हें कोई फैसला लेना होगा ये हमसे बातचीत करके फैसला लेंगी। मोरारजी देसाई तो एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा थे उनसे, ठीक है। तो उन्हें लगता था होगा कि भाई मोरारजी देसाई तो इतना हमारे से कंसल्ट करेंगे नहीं, अब अगर हम इंदिरा गांधी जी को बना देंगे तो ये तो बच्ची हैं अभी, ये तो हमारे से पूछेंगी, उनकी नज़रों में तो वो छोटी थी ना अभी, तो और वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो हमारे पे डिपेंडेंट रहेंगी कि हमसे पूछ के सारे काम चलाएंगी देश के। बट ऐसा कुछ नहीं होता, इंदिरा गांधी बहुत मैच्योर थी, और इंदिरा गांधी तो इनको ही साइडलाइन कर देती है सारे बड़े बड़े लीडर्स को। तो लीडर्स सपोर्टेड हर थिंकिंग शी वुड रिलाई ऑन देम फॉर गाइडेंस, शी हैड टू लीड द कांग्रेस इन अ लोकसभा इलेक्शन विद इन अ ईयर। तो बड़े बड़े लीडर्स को ये लगता है कि इंदिरा गांधी तो हमारे पे रिलाई करेगी, एंड इनफैक्ट जैसे ही जो है इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनी 66 में ये बन जाती हैं, ठीक है। 66 में इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। जनरल इलेक्शन होना था, 1967 का जनरल इलेक्शन होना था, 4th जनरल इलेक्शन होना था, और अभी इंदिरा गांधी को जो है ज़्यादा समय नहीं हुआ था प्राइम मिनिस्टरशिप को संभालते हुए। इस समय में एक और प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत गरीबी आ रही थी गाइस कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टेबल नहीं था, एंड शी वर्क टू गेन कंट्रोल ऑफ द पार्टी एंड शो हर लीडरशिप स्किल्स ऑल्सो। और इस बीच में उनके ऊपर एक ये जिम्मेवारी भी थी कि उन्हें जो है पार्टी की लीडरशिप को संभालना था, लोगों को प्रूव करना था कि यस मैं खुद सब कुछ कर सकती हूँ, उन्हें हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा बड़े लीडर्स पे, ठीक है जी। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 4th जनरल इलेक्शन, जिसको हम कहते हैं 1967 का जनरल इलेक्शन। तो द 1967 का जो ईयर है उसे लैंडमार्क ईयर बोला जाता है इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ के आए हो कि जो है स्टार्टिंग ऑफ द 1952 के इलेक्शन से लेकर अभी तक कांग्रेस की डोमिनेंस चल रही थी, कांग्रेस हार ही नहीं रहा था। नाउ ये जो ट्रेंड था कि कांग्रेस बार बार जीत रहा था, 3 साल से लगातार कांग्रेस जीता रहा था 3 मेजर इलेक्शन से, ये अब बदलने वाला था। 4th जनरल इलेक्शन में जो है, जैसे इस चैप्टर का नाम है ना चैलेंजेस टू कांग्रेस एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, तो 4th जनरल इलेक्शन में कांग्रेस जो लगातार 3 इलेक्शन से जीतता हुआ आ रहा है, पूर्ण मेजॉरिटी इतनी सारी के साथ में, वो अब हारने वाला था बेसिकली। और फिर वो वापस कैसे आता है ये भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाली हो। तो एक प्रॉब्लम थी इस समय में हमारी कंट्री के अंदर कि बहुत ही ज़्यादा गाइस गरीबी चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी हमारी वीक थी, एंड हम बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम्स का फेस कर रहे थे, 2 वॉर झेल चुके थे हम इतने से समय के अंदर। तो कॉन्टेस्ट ऑफ द इलेक्शन, जिस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा, तो उस समय में क्या
जो है माहौल था कंट्री का, ये जानो। तो 2 प्राइम मिनिस्टर की सडनली डेथ हुई थी, अभी अभी हुई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। नेहरू जी की हो गई और शास्त्री जी की, ठीक है। अब इससे पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी बनी हुई थी, तो इंदिरा गांधी आ गई थी, बट अभी सबको भरोसा नहीं हुआ था उन पर। इंदिरा गांधी को इनएक्सपीरियंस माना जाता था एंड उन्होंने काफ़ी समय से ऑफिस को संभाल नहीं रखा था बिफोर द इलेक्शन। तो इलेक्शन से पहले इंदिरा गांधी ने ज़्यादा समय तक तो जो है पॉलिटिक्स संभाली नहीं थी, तो काफ़ी जो है क्या कहो आप कि जैसे आपको वोट देना है, जो जनता है उसे वोट देना है, तो वो सोचेंगे ना कि हम कैसे किसका अपने लीडर देके। जैसे अभी भी हमारा इलेक्शंस हुए तो आपने देखा मोदी जी को, आपने देखा अपने बाकी लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने स्टेट लेवल पे भी मान लो आप अपने, तो आप देखते हो कि हाँ यार हम इन पे भरोसा कर सकते हैं, हम इन्हें वोट देंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी ऐसे मतलब क्वेश्चन मार्क्स चल रहे थे कि अभी तो आई है इंदिरा गांधी, तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है। द कंट्री फेस्ड अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल्सो। इस समय में इकोनॉमी भी बहुत डाउन में गई हुई थी, मॉनसून भी फेल हुआ था, ड्रॉट भी आ गई थी और वर्सनिंग सिचुएशंस हो रखी थी। तो चैलेंजेस एग्जाम में आएगा, व्हाट वर द चैलेंजेस फेस बिफोर द 4th जनरल इलेक्शन। ये आता है 3-4 नंबर वाले में, बहुत बड़े वाले में नहीं आएगा। ये देखो 4 पॉइंट बना रखे हैं। तो 4th जनरल इलेक्शन से पहले पहला प्रॉब्लम जो हमने फेस करा वो था डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, फूड शॉर्टेज हो रही थी, इंडस्ट्री स्लो डाउन हो रही थी, फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हो रहा था। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या, जो डॉलर भरे पड़े थे हमारे पास में, अगर इंडिया को बाहर से कुछ इंपोर्ट कराना है, कुछ खरीदना है, तो हम किस में खरीदते, फॉरेन एक्सचेंज में। फॉरेन एक्सचेंज तुम डॉलर, अब हमारे पे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज कब आता है, तुम बाहर कुछ सामान बेचोगे बाहर के वर्ल्ड को, तो तुम्हें वापसी में फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। हमारा तो अपनी इकोनॉमी इतनी डगमगा रही थी, क्या तो हम सेल कर रहे थे बाहर, एक्सपोर्ट कर रहे थे, आई मीन टू से, तो हमारे पे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। द रुपी की वैल्यू भी बहुत डिवैल्यू हो गई थी, लीडिंग टू इन्फ्लेशन एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब बहुत महंगाई बढ़ गई, और महंगाई बढ़ती है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि महंगाई हो रही है, सब चीज़ों की महंगाई हो रही है। जैसे आजकल भी आप देख रहे हो कि काफ़ी महंगाई हो रही है, वैसे ही क्या होता है रुपये की वैल्यू, ऐसे आप देखते हो आज से 1-2 साल, अभी क्या चल रहा है डॉलर का रेट, हाँ तो 84 है आज, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा है अभी, 85-84 के मुकाबले चल रहेगा। अब जो ऐसे मतलब हमारे को मतलब $1 में 84 रुपीज़ हो रहे हैं, तो उस समय पे इतना ज़्यादा रेट नहीं था। उस समय पे $1 में 5 रुपये थे, वो बढ़ के कितने हो गए थे, $1 = 7 रुपये हो गए थे। यानी कि $1 में खरीदने के लिए पहले तो 5 रुपये देने पड़ रहे थे, अब $1 खरीदने के लिए आपको 7 रुपीज़ देने होंगे। तो क्या हुआ, ये महंगाई दर्शाता है। जितना ये जो है और क्रॉस करती जाएगी, जैसे आने वाले समय में अभी 84 चल रहा है, कल को 90 हो जाएगा, मतलब जो है ये जो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ये हमारे लिए सही नहीं है। इससे क्या होगी, इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। जितना हम करीब हमारे को कम पैसे देने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए, हमारे लिए उतना फ़ायदा होगा। बीइंग इंडियन हमारे लिए उतना फ़ायदा होगा, हमारी उतनी महंगाई जो है हम कहेंगे कि स्टेबल है, कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है आपका हो कि प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे, इकोनॉमी वीक हो रही थी, तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहे थे ओवर प्राइस हाइक्स। इतना महंगाई हो रही थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, फूड स्कैरसिटी थी, खाना तक ही हमारे पास जो है फूड हम मेरे पे कम पड़ रहा था। आप ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ के आए हो कि फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन भी करा था, आर्म्ड स्ट्रगल भी हो रहा था, पीसेंट एगिटेशंस भी हो रहा था बाय द लेफ्ट विंग। आर्म स्ट्रगल मतलब क्या होता है, गोलियों से जो मतलब वेपन्स के थ्रू जो स्ट्रगल होता है, तो कुछ लेफ्ट विंग के लोग और कुछ फार्मर्स वगैरह आर्म जो है बहुत ज़्यादा एगिटेशन कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम वायलेंस भी सर्ज हुआ था इसी पीरियड के दौरान, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को गाइस हमें फेस करना पड़ा था ड्यूरिंग आवर 4th जनरल इलेक्शन। अब सो ये अलायंस बने थे, अपोजिशन पार्टीज ने काफ़ी सारी अपने अलायंसेस बनाए कांग्रेस को जो है अपना कॉम्पीट करने के लिए कांग्रेस से। अब इलेक्टोरल वर्डिक्ट देखते हैं, तो इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या आया, अब कांग्रेस हारती तो नहीं है देखो लोकसभा का इलेक्शन, बट स्टेट इलेक्शंस, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन के साथ में स्टेट लेवल के इलेक्शंस भी हुए थे, वहाँ से जो है कांग्रेस को क्या क्यों बोला जाता है, मैंने आपको कहा कांग्रेस हार गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, नो। लोकसभा का इलेक्शन कांग्रेस जीत जाती है, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, बट एक मेजर सेटबैक कांग्रेस को देखना पड़ा था असेंबली इलेक्शंस के अंदर। बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टेट्स, लगभग आप मान लो 7 से 9 स्टेट्स ऐसी जहाँ पे कांग्रेस हमेशा जीतती आ रही थी, वहाँ अब की बारी नहीं जीतती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि फर्स्ट जनरल इलेक्शन से क्या हो रहा था, केरला को छोड़कर काफ़ी कुछ ही के मतलब स्टेट्स को छोड़कर हर जगह में कांग्रेस जीत रही थी स्टेट लेवल पे भी।
अब कांग्रेस के जो है देखा गया कि स्टेट लेवल पे न्यू जो है पार्टीज को सपोर्ट मिला बाय द पब्लिक। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं। तो इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइटेंड पॉपुलर डिसकंटेंट एंड पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेज दैट 4th जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा के हुए। तो डिससेटिस्फैक्शन था क्योंकि प्राइस राइज हो रहे थे और अनएम्प्लॉयमेंट थी एंड समथिंग मोर रीजंस यू कैन ऐड टू इट। और साथ ही के साथ में क्या होता है, पोलराइजेशन हो रखी थी, सारे ऑपोजिशन इकट्ठे हो रखे थे ज़्यादातर जो है कांग्रेस के खिलाफ। तो इसलिए जो है आप जानते हो रिजल्ट क्या होता है कि जो है असेंबली में काफ़ी जगहों पे कांग्रेस हार जाती है। ठीक है, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड टुगेदर इन द फरवरी 1967। लोकसभा और स्टेट इलेक्शन दोनों इकट्ठे करवाए जाते हैं। कांग्रेस वाज फेसिंग द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू जी। तो नेहरू जी के बिना जो है पहली बार कांग्रेस एक इलेक्शन फेस करने वाली थी। ठीक है, रिजल्ट्स को पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला जाता है। ये एग्जाम में 1 मार्कर में आएगा किस चीज़ को हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहते हैं। तो आप कांग्रेस जीत तो जाती है लोकसभा इलेक्शन को, बट इट हैड इट्स लोएस्ट सीट्स एंड वोट सिंस 1952। 1952 से अब तक सबसे लोएस्ट सीट से जो है अब कांग्रेस जीतती है। थिंक सो मैंने सर्च करा तो 283 थी, तो ये अब तक का सबसे लोएस्ट था जिससे कांग्रेस जीती थी। ठीक है, हाफ ऑफ इंदिरा गांधी मिनिस्टर लॉस्ट। जो इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट के, आपको इंदिरा गांधी जी के जो है कांग्रेस के जो है बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स थे वो जीतते नहीं हैं, वो हार जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। जैसे कि कामराज फ्रॉम तमिलनाडु हार जाते हैं, एस.के. पाटिल महाराष्ट्र से हार गए, तुल्य घोष जी जो है वेस्ट बंगाल से हार गए, के.बी. सहाय बिहार से हार गए। दीज वर द वेरी प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दैट टाइम। तो देखो जनता ने अब की बार उनको अपना समर्थन नहीं दिया। तो आप देख सकते हो कि ये रिजल्ट दे रखा है असेंबली इलेक्शंस का 1967 के। ऐसा बोला गया इस चीज़ को ही पॉलिटिकल अर्थक्वेक कि कैसे इन बड़ी बड़ी स्टेट्स के अंदर, जैसे आप देख रहे हो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में भी जो है मेजॉरिटी से नहीं जीतती है कांग्रेस, बट बाद में सरकार बना लेती है। पंजाब देखो आप, यहाँ पे उड़ीसा देखो, ठीक है, मद्रास यहाँ पे, और जो है इन स्टेट्स के अंदर जो है कांग्रेस नहीं बना पाती है अपनी सरकार। ठीक है, और जो ये येलो से मार्क्ड है यहाँ पे कांग्रेस जो है स्टेट के इलेक्शन जीत गई थी मेजॉरिटी से, बट जो रेड से मार्क्ड है यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीती। तो ये कोई बहुत जो है बड़ी बड़ी स्टेट्स है, देख सकते हो आप, मेजर स्टेट्स हैं ये, यहाँ नहीं जीतने को ही पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला गया है कि अब इंडिया का मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो इवॉल्व हो रहा है। चलो आगे चलते हैं, अब आगे पढ़ते हैं इसका क्या इफेक्ट हुआ, हमें क्या समझ में आया इस चीज़ से। तो पॉलिटिकल चेंजेस हमें दिखे स्टेट लेवल इलेक्शन में 1966 के। कांग्रेस मेजॉरिटी से नहीं जीत पाई 7 स्टेट्स के अंदर एंड फेस डिफेक्शंस इन द 2 अदर्स। तो डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन मतलब होती है कि एक कैंडिडेट जिसने जिस पार्टी से जो है सीट जीती है वो अपना जो है उस पार्टी को लीव करके दूसरी पार्टी के पास चला जाए अगर, तो उसको हम काइंड ऑफ डिफेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो द स्टेट्स वेयर कांग्रेस लॉस पावर इंक्लूडेड द वेरी बिग स्टेट्स, जैसे कि पंजाब में नहीं जीती कांग्रेस, हरियाणा में नहीं जीती, उत्तर प्रदेश में नहीं जीती, मध्य प्रदेश में नहीं जीती, बिहार में नहीं जीती, वेस्ट बंगाल में नहीं जीती, उड़ीसा में नहीं जीती एंड मद्रास में नहीं जीती, जो नाउ तमिलनाडु एंड केरला में नहीं जीती। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टेट्स में कांग्रेस हार जाती है। बट इनमें से कुछ में कांग्रेस सरकार बना लेती है अपना फॉर्म करके, साथ में जो है आप कह सकते हो अलायंस। जैसे कि मद्रास के अंदर द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम जो डीएमके जिसको बोला जाता है, ये पावर में आई थी। ये पहली बार एक नॉन कांग्रेस पार्टी थी और इसने मेजॉरिटी से जो है सरकार बना ली थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो मद्रास में कौन सी पार्टी जीती? डीएमके जीती। डीएमके रोज टू पावर आफ्टर लीडिंग ए सिग्निफिकेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो डीएमके के बारे में आप रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी कि इन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करा था। इन अदर 8 स्टेट्स की अगर हम बात करें, कोलिशन गवर्नमेंट्स वर फॉर्म विद वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज। तो इन बाकी 8 स्टेट्स में कैसे जीत गई बाकी पार्टियां, कांग्रेस कैसे नहीं जीती? क्योंकि वही जो मैंने आपको कहा ना, गठबंधन बन रहे थे, अलायंस का फॉर्मेशन हो रहा था इसलिए। ठीक है, अ पॉपुलर सेइंग रिफ्लेक्टेड द शिफ्ट दैट वन कुड ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा विदाउट पासिंग थ्रू अ कांग्रेस रूल स्टेट, इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन आवर इंडियन पॉलिटिकल पावर। लोग कहते थे कि तुम जो है ना दिल्ली से हावड़ा तक जाओगे, यानी कि दिल्ली से अगर आप वेस्ट बंगाल तक जाओगे तो आपको कोई एक स्टेट ऐसी पार नहीं करनी पड़ेगी जहाँ पे कांग्रेस का रूल चल रहा है। तो इट वाज अ स्ट्रेंज फीलिंग फॉर दोज जिनको कांग्रेस की डोमिनेंस देखने की अब आदत पड़ चुकी थी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जा रहा है
ये होता है, मतलब कोलिशन का ये एक सीन दिखा रखा है कि कैसे, जब मैंने कहा ना आपको डिफरेंट पार्टीज जिनकी जो है आइडियोलॉजीज नहीं मिलती थी वो इकट्ठे हुए थे हराने के लिए कांग्रेस को, तो ये उसके बेस पे कार्टून बना रखा है। अ कार्टूनिस्ट रीडिंग ऑफ चरण सिंह अटेम्प्ट टू बिल्ड यूनाइटेड फ्रंट ऑफ नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज इन 1974। तो ये अब आगे का आपको दिखा रखा है कि प्राइड नो लेफ्ट टर्न। तो ये इसके बारे में अब हम समझेंगे अपने आने वाले टॉपिक में, फिर मैं वापस लाऊंगी इस वाले आपके कार्टून के ऊपर एंड जो है हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट्स आफ्टर 1967 के इलेक्शन। अब 1967 के इलेक्शन में हमने देखा कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट मेजॉरिटी। तो ये जितनी भी स्टेट्स मैंने बताई आपको, यूपी वगैरह में काफ़ियों में कांग्रेस नहीं जीती, तो कौन सी जीती? गठबंधन अलायंस की सरकार जीती थी। नॉन कांग्रेस पार्टीज यूनाइटेड टू फॉर्म लेजिस्लेटिव पार्टीज नोन एज संयुक्त विधायक दल। तो जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उनमें से कईयों ने अपना जो है यूनाइटेड जो है एक बनाया था अपना अलायंस, इसको उन्होंने कहा था एसवीडी, संयुक्त विधायक दल। कोलिशन पावर्स ऑफन हैड डिफरेंट आइडियोलॉजीज मेकिंग अलायंसेज अनयूजुअल। तो ये जितने भी कोलिशन होते थे ना, इनमें ये गड़बड़ रहती थी कि ये जो थी इनकी आइडियोलॉजीज बहुत डिफरेंस होती थी, तो इसलिए थोड़ा अनयूजुअल रहता था इनका इकट्ठे आना। द एसवीडी गवर्नमेंट इन बिहार। तो बिहार में संयुक्त विधायक दल जीत जाता है। इसमें 2 सोशलिस्टिक पार्टीज थी एंड जो है जिनका नाम था एसएसपी एंड पीएसपी अलॉन्ग विथ सीपीआई ऑन द लेफ्ट एंड जनसंघ ऑन द राइट। तो आप देखो कैसा अलायंस बना है ये, जहाँ पे लेफ्ट विंग भी है और साथ ही के साथ में राइट विंग भी है, सोशलिस्टिक पार्टीज भी है और सीपीआई भी है। तो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लेफ्ट और राइट चारों इकट्ठे हो गए कांग्रेस के खिलाफ। तो ये पॉलिटिक्स ऐसे ही इवॉल्व होती है, इस चीज़ को आप कुछ वो मत समझो। तो इसके से जो है कांग्रेस को हरा दिया जाता है। पंजाब में अगर आप बोलो तो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट नाम का एक अलायंस बना, ठीक है। इसमें क्या था, 2 राइवल्स इकट्ठे आ गए थे, अकाली पार्टीज भी और एट दैट टाइम संत ग्रुप एंड द मास्टर ग्रुप विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टीज एंड द सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी एंड भारतीय जनसंघ। तो ये सब इकट्ठे आ गए थे जो है कांग्रेस के खिलाफ। तो आप देख सकते हो कि ऐसे जो है क्या बने थे हमारे अलायंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना इंडिया के अलायंस का, वो क्यों बना, जो है टक्कर देने के लिए बीजेपी को। तो वैसे ही चाहे किसी की आइडियोलॉजी नहीं मिल रही थी बट अलायंसेस बन गए थे। चलो, डिफेक्शंस बिकेम अ की फैक्टर इन द फॉर्मेशन एंड कोलैप्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो कांग्रेस स्टेट लेवल पे कैसे हारी, तो सबसे बड़ा इसका रोल डिफेक्शंस का भी था। डिफेक्शन में आपको बता चुकी हूँ, जब एक लीडर जिस पार्टी से सीट जीते वो जो है छोड़ के अपनी उस पार्टी को दूसरे पे चला जाए। डिफेक्टेड रेफर्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिविंग देयर ओरिजिनल पार्टी टू जॉइन अनदर। आफ्टर 1967 के इलेक्शन हमने देखा ब्रेकअवे कांग्रेस लेजिस्लेटर हेल्प्ड इंस्टॉल्ड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो इनमें डिफेक्शंस की वजह से सरकार बनते हुए हमने देखी, कहाँ पे, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और अपना उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पॉलिटिकल अलायंसेस लेड टू द फ्रेज आयाराम गयाराम टू डिस्क्राइब शिफ्टिंग लॉयल्टीज। अब आयाराम गयाराम जी क्यों लिखा गया है, तो इसमें आपको देख रहे हो अमूल का एक कार्टून भी लिखा हुआ है। और ये क्यों है, ये क्यों ऐसा कार्टून हमारे को बुक में दे रखा है, तो मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। तो ये आपको बता रखा है एक्सप्रेशन आयाराम जी एंड गयाराम जी टू बिकेम पॉपुलर हो गया था ये एक जो है डिफेक्शंस को दिखाने के लिए, ठीक है। इसमें मतलब जो है दिखाया गया एक्सप्रेशन कि एक ना एमएलए थे जिनका नाम था गयालाल जी, ठीक है। कहाँ से थे, हरियाणा से थे। 1967 में, पिक्चर क्लियर नहीं होगी, मैं बता रही हूँ, बुक में देख लेना। ही चेंज हिज पार्टी थ्राइस इन अ फोर्टनाइट। 15 दिन के अंदर ये अपनी पार्टी को 3 बार बदलते हैं। फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, तो ये कांग्रेस से जीत के यूनाइटेड फ्रंट में जाते हैं। बैक टू कांग्रेस, फिर कांग्रेस में वापस आते हैं। एंड देन विद इन 9 आवर टू यूनाइटेड फ्रंट अगेन। तो इस तरीके से गयालाल जी ने किया। It was said that when Gayalal जो है declared his intention to quit United Front and join the Congress leader Rao Birendra Singh bought him Chandigarh press and declared Gayaram was now Ayaram। तो ऐसे इनको ये वाला फ्रेज क्यों दिया गया, क्योंकि जब जो है गयालाल जी ने कहा था कि अब वो यूनाइटेड फ्रंट, क्योंकि ये कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट में कहते हैं ना, उन्होंने कहा नहीं मैं यूनाइटेड फ्रंट से वापस अपनी कांग्रेस के अंदर आ रहा हूँ। तो जो है एक लीडर थे कांग्रेस के उस समय में राव बीरेंद्र,
ठीक है। उन्होंने जो है फिर चंडीगढ़ प्रेस को बुलाया और वहाँ कहा गया राम वॉज नाउ आया राम, मतलब कि ये गया लाल थे ना, ये चले गए थे तो अब वो वापस आ रहे हैं, आना, तो उनको ऐसे उन्होंने मतलब ये ऐसा फ्रेज रख दिया। ठीक है, तो गया लाल्स फीट वॉज इमोर्टलाइज्ड इन द फ्रेज आया राम जी एंड गया राम जी विच बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ न्यूमरस जोक्स एंड कार्टून्स। तो ये ऐसा मतलब ये लोगों ने इस चीज़ को गलत कहा एक तरीके से कि ये कैसे डिफेक्शन कर रहे हैं, बार बार कभी किसी पार्टी में जा रहे, कभी किसी पार्टी में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट इन द कांग्रेस। अब फाइनली कांग्रेस का हम स्प्लिट देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपनी जो है 1967 के जनरल इलेक्शन से आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस रिटेन पावर एट द सेंटर बट विद रिड्यूस मेजॉरिटी एंड लॉस पावर इन मेनी स्टेट्स। तो अब कांग्रेस जो है सरकार तो बना लेती है बट काफ़ी रिड्यूस मेजॉरिटी के साथ में बनाती है और स्टेट तो काफ़ी सारी हारी गई थी। इलेक्शन रिजल्ट शोड दैट कांग्रेस कुड बी डिफीटेड इन इलेक्शन। अब इस इलेक्शंस के बाद में ना एक बहुत बड़ा इंडिया के डेमोक्रेसी में और इलेक्टोरल प्रोसेस में लोगों को समझ में आया। से पहले तो ऐसा लग रहा था यार कांग्रेस को तो कोई हरा ही नहीं सकता है, अब समझ में आ चुका था कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है उसको आप हरा ही नहीं सकते हो, आप हरा सकते हो। नो स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव टू कांग्रेस इमर्ज हुआ था अभी तक, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव था नहीं कांग्रेस के खिलाफ, इस वजह से कांग्रेस जीत रहा था। अब मोस्ट नॉन कांग्रेसिव कोलिशन जो बने तो इसलिए वो जीत गए थे, बट इनकी जो जीत थी ना वो ज़्यादा समय तक नहीं चली, जितने भी ये नॉन कांग्रेस वाले अलायंस बने थे। क्यों? क्योंकि इनकी गवर्नमेंट अनस्टेबल रही। अनस्टेबल क्यों रही? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी तो मिलती नहीं ना, चार दुश्मन इकट्ठे हो गए तो वो कितने समय तक साथ में रह लेंगे। तो आपको मतलब ये मैंने लाइन ऐसी बोल तो दिया, दुश्मन नहीं कहेंगे, जो चार लोग ऐसे मिल गए, आप मानो चार लोग ऐसे मिल जाए जिनके विचार मिलते ही नहीं है, तो वो कितने समय तक इकट्ठे रह के स्टेबिलिटी लेकर आ पाएंगे? नहीं ला पाएंगे ना। तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने कांग्रेस से लड़ने के लिए जो चार अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे अलायंस बना लिया, बट जो इन्होंने गवर्नमेंट चलाई वो स्टेबल नहीं रही। मेनी कोलिशन गवर्नमेंट लॉस देयर मेजॉरिटी क्विकली। तो काफ़ी सारी कोलिशन गवर्नमेंट हार गई, लीडिंग टू ईदर न्यू अलायंसेज और इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो क्या हुआ, या तो इन स्टेट्स के अंदर जैसे यूपी में हार गई थी कांग्रेस, बिहार में हार गई थी, वेस्ट बंगाल में, तो इन स्टेट्स में ज़्यादातर क्या हुआ, या तो क्या हुआ नई मेजॉरिटी बनाई गई, नए अलायंसेस बनाए गए, या सीधा प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया क्योंकि इंस्टेबिलिटी आ रही थी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। ये क्या हो गया भाई? अभी तो इंदिरा गांधी जी का सिंडिकेट, ये क्या है? तो इंदिरा गांधी जी को अब सबसे बड़ा चैलेंज ऑपोजिशन से तो फेस करना ही पड़ रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ सब पार्टी से इकट्ठी हो रही थी। अब दूसरा चैलेंज उन्हें आता है विद इन हर पार्टी ओनली, सिंडिकेट की तरफ से। सिंडिकेट कौन है? ग्रुप ऑफ पावरफुल कांग्रेस लीडर्स। तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े पावरफुल लीडर्स होते थे उनको सिंडिकेट कहते थे, और ये सिंडिकेट ही थे जिन्होंने कांग्रेस में इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में सबसे ज़्यादा रोल निभाया था। ये वो थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनवाया था, मोरारजी देसाई को नहीं वोट दिया था। अब इन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया था? आई टोल्ड यू कि ये चाहते थे कि यार ये तो इनएक्सपीरियंस है, छोटी है, हमारे से सारी बातें समझेंगी एंड देन डिसीजंस लेंगी इस बेसिस पे। बट इंदिरा गांधी नहीं सुनती थी इनकी, वो अपनी जो है अथॉरिटी एजर्ट करती थी और अपना उन्होंने अलग एडवाइजर्स रखे हुए थे, वो उनसे जो है बात करती थी, और कई बार ये आउटसाइड द पार्टी के होते थे। तो इन्हें लगता था दैट सिंडिकेट को कि अगर हम इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं तो ये तो हमारी बात सुनेंगी, एडवाइजेस हमसे लेंगी। बट इंदिरा गांधी एडवाइस लेती थी आउटसाइड द पार्टी से, कुछ और उनके पास अपने एडवाइजर्स थे, और ग्रेजुअली ये साइडलाइन कर रही थी सारे सिंडिकेट को, यानी कि बड़े बड़े लीडर्स को पार्टी की पॉलिटिक्स में से साइडलाइन कर रही थी। तो इस वजह से इन्हें दो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो पहला, इंदिरा गांधी नीडेड टू एस्टैब्लिश हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट। पहला क्या हो गया था इंदिरा गांधी के सामने कि भाई अब ये बड़े बड़े लीडर्स जो उन पर प्रेशर डाल रहे थे, हमने तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनवाया, ये वो हमारी सुनो, उनसे अपनी इंडिपेंडेंस करनी थी, उनसे छुटकारा पाना था। दूसरा जो है, उन्हें जो कांग्रेस ने हार सही असेंबली इलेक्शन में कि उत्तर प्रदेश में हार गई, बिहार में हार गई, अब वो लॉस्ट जो इमेज थी ना, और लॉस्ट जो मेजॉरिटी थी, और जो मेजॉरिटी से जो है लीस्ट मेजॉरिटी से जो कांग्रेस जीती थी, अब वो सब सीटें उन्हें वापस चाहिए थी। तो उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्ट्रैटेजी अपनाई, अपने अगले इलेक्शन से पहले उन्होंने अपना एक बहुत बोल्ड स्ट्रैटेजी बना ली, ट्रांसफरिंग अ पावर स्ट्रगल इनटू आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। कि तो ये जो पावर का स्ट्रगल चल रहा है ना कि हम यहाँ हार गए, यहाँ हार गए, मेरी पॉलिटिक्स कल पार्टी के अंदर ही जो है मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है, तो सबको से वो डरी नहीं और उन्होंने इसको एक आइडियोलॉजी में बदल दिया। इंदिरा गांधी लॉन्च इनिशिएटिव शिफ्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स अ लेफ्ट ओरिएंटेशन। तो इन्होंने कांग्रेस की पार्टी की जो ओरिएंटेशन थी उसको लेफ्ट करना शुरू कर दिया। लेफ्ट मतलब ये नहीं छोड़ना शुरू कर दिया, मतलब लेफ्ट आइडियोलॉजी, आई टोल्ड यू, लेफ्ट एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है, लेफ्ट आइडियोलॉजी में जो लोग बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो देश की इकोनॉमी में ज़्यादा रोल निभाएगी, कुछ कंट्रोल करेगी इकोनॉमी को, सो दैट वो वेलफेयर प्रोग्राम्स चला पाए।
है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हो गई और प्राइवेट बिजनेसेस हो गए, मार्केट हो गई, उसका रोल कम होगा। गवर्नमेंट ज़्यादा जो है अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लगाएगी और जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी इकोनॉमी को वेलफेयर करने के लिए पुअर पीपल का। और ये समय ही ऐसा था कि जब बहुत गरीबी हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने पार्टी के अंदर की आइडियोलॉजी को लेफ्ट फेस देना शुरू कर दिया। मई 1967 में, क्योंकि इनकी सरकार तो चली ही रही थी ना, शी गॉट कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट अ 10-point प्रोग्राम विच इंक्लूडेड जो है दीज की फीचर्स। तो इन्होंने क्या करा, 10-point प्रोग्राम चलाए लोगों को दिखाने के लिए कि नो वी आर डूइंग गुड वर्क। तो इन्होंने 10-point प्रोग्राम चलाए। सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक करा इन्होंने, नेशनलाइजेशन करा जनरल इंश्योरेंस का, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी। एंड सीलिंग मतलब एक मतलब आपको कि एक लिमिट लगा देते हैं कि अर्बन प्रॉपर्टी इतनी हो सकती है, इनकम इतनी, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करना फूड ग्रेन का शुरू करा, जो राशन सिस्टम होता है वो जो है लैंड रिफॉर्म्स लगाए। और प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स फॉर द रूरल पुअर के लिए घर बनाने शुरू करे थे। 1 2 3 4 5 6 ये प्रोग्राम आपको याद रखने हैं। ये थे इनके 10-point प्रोग्राम। और भी थे इसमें, बट ये 6 मैंने लिखे हैं, न तो लर्न करना है ज़रूर। तो इससे क्या हुआ, ये लोगों को खुश हुए लोग और समझ में आया लोगों को दैट शी इज़ डूइंग नाउ गुड थिंग्स फॉर आवर कंट्री, ठीक है। अभी वाइल सिंडिकेट लीडर्स फॉर्मली अप्रूव द लेफ्ट विंग प्रोग्राम, इस चीज़ को तो सिंडिकेट ने अप्रूव करा था, इंदिरा गांधी जो कर रही थी, बट दे हैड सिग्निफिकेंट रिजर्वेशंस अबाउट इट ऑल्सो। बट पूरी जो है खुश नहीं थे, बट ये कुछ चाहते थे कि इंदिरा गांधी और भी करे, जो वो ऑब्वियसली नहीं करती है। अब ये मेजर जो है, ये जो मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, बॉक्सिंग रिंग दिखा रखा है, इसको समझाती हूँ। इसे कहा गया है, इस कार्टून को जो है ये बना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 के बेसिस पे। ये एक रीज़न था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी वो अलग हो जाती है और जो सिंडिकेट लीडर्स की कांग्रेस थी वो अलग हो जाती है। तो कांग्रेस का जो स्प्लिट है वो इस वजह से होता है। चलो पढ़ते हैं, इस पे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जामिनर्स का आपकी इस बुक से वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है ये। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1967 डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा, ये आप यहाँ पे इसको आपको ऐसे जो है परफॉर्म करना है। तो राइवलरी बिटवीन इंदिरा गांधी और सिंडिकेट जो थी वो 1969 के बाद से प्रोमिनेंट हो गई थी आफ्टर द जाकिर हुसैन की डेथ। तो जाकिर हुसैन कौन थे? जाकिर हुसैन हमारे प्राइम प्रेसिडेंट थे और जो है इनकी डेथ के बाद में जो है इंदिरा गांधी जी और सिंडिकेट की राइवलरी सबको दिखने लग जाती है। जो सिंडिकेट थे उन्होंने अपने नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए एक नॉमिनेट करते हैं संजीवा रेड्डी जी को, जो इंदिरा गांधी के बहुत समय से लॉन्ग ओपोनेंट चल रहे थे और उस समय के लोकसभा के स्पीकर भी थे, एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंसी। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए कांग्रेस की तरफ से कौन से नॉमिनेट होके जाते हैं लीडर? संजीवा रेड्डी, और वो इंदिरा गांधी के राइवल थे बहुत ही ज़्यादा समय से। इंदिरा गांधी जी ने इनकरेज करा वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी को टू रन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इतने में ही इंदिरा गांधी ऑब्वियसली नहीं चाहती थी कि संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट बने, तो वो वीवी गिरी जो उस समय पे वाइस प्रेसिडेंट थे उनको बोला कि आप जो है अपनी तरफ से जो है फाइल कर दो जो है कि आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो। टू ब्लॉस्टर हर पोजीशन शी अनाउंस सिग्निफिकेंट पॉलिसी मेजर्स इंक्लूडिंग नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स। तो अभी क्या हुआ, आप देखो इंदिरा गांधी को अपनी पोजीशन और बड़ी दिखानी थी कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ एंड आई एम डूइंग थिंग्स फॉर द इंडिया, हमारी कंट्री के लिए, और मैं अपने हिसाब से जो है चलाऊंगी सब चीज़ों को। तो उन्होंने जो है 10-point प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते हुए क्या करा, नेशनलाइज करा 14 प्राइवेट बैंक्स को। तो जैसे प्राइवेट बैंक है ना, उनको क्या करना शुरू कर दिया, नेशनलाइज मतलब उन्हें गवर्नमेंट का बनाना शुरू कर दिया। जैसे पंजाब नेशनल बैंक क्या है? गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है? ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर के बैंक्स है। अभी आप देखते हो वो वाला बैंक है हमारा HDFC हो गया, एक्सिस बैंक, ये क्या है? ये प्राइवेट है। तो ये उन्होंने प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करना शुरू करा। एबॉलिशन करा प्रिवी पर्स का। प्रिवी पर्स क्या होता है अभी आगे बताऊंगी आपको। विच ग्रांटेड स्पेशल प्रिविलेजेस टू फॉर्मर प्रिंसेस। तो इफ़ यू रिमेंबर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट कराया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो मैंने आपको कहा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पे साइन कराने से पहले उन्होंने कुछ ऑटोनॉमी दी थी राजाओं को, ऐसे तो वो नहीं मर्ज होने वाले थे ना, तो उसको बोला गया था प्रिवी पर्स, कुछ प्रिविलेजेस दी थी। उन्होंने कहा प्रिविलेजेस खत्म, बस अब कोई किसी राजा को अलग सा VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कोई पर जो है प्रिविलेजेस जो आपको मिलती थी अब वो नहीं मिलने वाली हैं। तो इससे तो लोग बहुत काफ़ी इंप्रेस हुए थे क्योंकि अब इंडिया नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसे प्रिविलेजेस दी जाए। मोरारजी देसाई एट दिस टाइम वाज सर्विंग एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। मोरारजी देसाई क्या बने हुए थे इस समय? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे ऑन बोथ
issues, serious differences emerged between him and the prime minister, resulting in Desai leaving the government. अब क्या होता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी किसी से सुनती नहीं थी और जो है काफ़ी डिफरेंसेस इमर्ज हो रहे थे, तो इतने डिफरेंसेस इमर्ज होते थे उनके और मोरारजी देसाई के बीच में कि मोरारजी देसाई तो गवर्नमेंट ही लीव कर देती हैं. अब फाइनली इलेक्शंस का देखते हैं क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो इंटरनल राइवलरीज बहुत हो रही थी कांग्रेस के अंदर, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शोडाउन में आ जाती है, बिल्कुल लोगों को भी दिखाई दे जाती है. कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उस समय पे उनका नाम था एस निजलन गप्पा, और उन्होंने कांग्रेस के जितने भी एमपीज थे और एमएलएस थे एक विप लागू करा और उनको कहा कि टू वोट फॉर एन संजीवा रेड्डी. विप मतलब क्या होता है? विप मतलब रीड कर लो, ये मैंने फोटो लगाई है, दिस इज़ विप. विप क्या होता है बेसिकली कि आप जो है कह रहे हो सब लोगों को कि इन्हीं को वोट करना है, ये है इनको वोट करना है, ये अपने मर्जी से वोट नहीं, हमने कह दिया सबने इन्हीं को वोट करना है, दिस काइंड ऑफ थिंग. तो इंदिरा गांधी की अब उन्होंने क्या कह दिया कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे इनकी तरफ का कैंडिडेट कौन था? संजीवा रेड्डी. और इंदिरा गांधी किसको परसुएट करी थी? वीवी गिरी को कि तुम भी जाके अपना फाइल कर दो. और कांग्रेस ने एक व्हिप लगा दी जिसमें कहा गया कि हर कोई संजीवा रेड्डी को ही वोट करेगा. बट इंदिरा गांधी के जितने भी सपोर्टर्स थे उन्होंने इस चीज़ को क्वेश्चन करा और उन्होंने रिक्वेश्चन करा और मतलब कि रिक्वेस्ट करी कि हमें एक असेंबली करनी है, एक मीटिंग करनी है जिसमें हम इस सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे. उन्होंने मना कर दिया, नहीं आप नहीं करोगे. तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, अपने जितने भी सपोर्टर्स थे उनके साथ में सीक्रेट मीटिंग करके उनको जो है वो कह देती हैं फॉर अ कॉन्साइंस वोट. तो जितने भी पार्टी के अंदर के इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे उनको वो कहते थे कि आप कॉन्साइंस वोट करो, मतलब अपनी मर्जी से वोट करो, वेब फॉलो आपको नहीं करनी है. अलाउइंग मेंबर्स टू वोट फ्रीली, आप फ्रीली वोट कर सकते हो. एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, आफ्टर मैथ क्या होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, वीवी गिरी जी जीत जाते हैं, जो एन संजीवा रेड्डी थे वो हार जाते हैं क्योंकि उनको लोगों ने वोट नहीं करा. तो पार्टी स्प्लिट हो जाती है. द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट सॉलिडिफाइड द स्प्लिट विद इन द पार्टी. अब क्या हुआ, क्योंकि जो है इंदिरा गांधी जी सारे बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ गई, उन्होंने कहा था विप लगा दी कि सब संजीवा रेड्डी को करेंगे, इन्होंने कह दिया नहीं अपनी मर्जी से फ्रीली वोट करना. इस वजह से निजलन जप्पा जो है एक्सपेल कर देते हैं इंदिरा गांधी जी को, जो उस समय के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे ना, इंदिरा गांधी जी को एक्सपेल कर देते हैं, क्लेमिंग हर ग्रुप वाज द ट्रू कांग्रेस. और क्या कहते हैं कि अब हम इंदिरा गांधी को इस कांग्रेस में से हटा रहे हैं, हम इनसे अपना सपोर्ट वापस ले रहे हैं, और अब जो हमारी पुरानी कांग्रेस होगी जिसमें हम बड़े बड़े लीडर्स हैं वो ट्रू कांग्रेस होगी. और बाय नवंबर 1969 द फैक्शन वर नेम्ड एज कांग्रेस ओ लेड बाय द सिंडिकेट एंड कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट लेड बाय इंदिरा गांधी. तो दो कांग्रेस बन जाती हैं. अब कांग्रेस में स्प्लिट आ जाता है, कांग्रेस ओ सिंडिकेट वाली और कांग्रेस आर रिक्वेशनिस्ट जो थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस. रिक्वेशनिस्ट मतलब क्या हो गया, उन्होंने रिक्वेस्ट काइंड ऑफ जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी. इसको बेसिकली ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस भी कहा जाता था. कांग्रेस ओ ओल्ड कांग्रेस, कांग्रेस आर वॉज अ न्यू कांग्रेस. एंड इंदिरा गांधी फ्रेम द स्प्लिट एज एन आइडियोलॉजिकल बैटल. इंदिरा गांधी ने अब इस स्प्लिट को पूरी वर्ल्ड को कैसे दिखाया, हमारी कंट्री को, कि ये जो स्प्लिट हुआ है ये आइडियोलॉजिकल स्प्लिट हुआ है, कि जो सिंडिकेट थे वो बहुत कंजर्वेटिव टाइप के हैं और मैं जो हूँ मैं एक सोशलिस्टिक हूँ, फैक्शन को बिलोंग करती हूँ और मैं पुअर की और जो है बहुत ज़्यादा मदद करना चाहती हूँ. एंड जो कंजर्वेटिव है वो प्रो रिच पॉलिसीज़ ही लगाते हैं. तो इस तरीके से जो है स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस का बिटवीन द कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओर. और अब अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स क्या होता है, तो कई बार अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. तो प्रिवी पर्स जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, एक ग्रांट था जो फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट को दिया गया था जिससे वो कुछ प्रिविलेजेस और प्रॉपर्टीज आफ्टर द इंटीग्रेशन टू इंडिया अपने पास रख सकते थे. प्रिवी पर्स वॉज एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन टू इंश्योर स्टेबिलिटी विद लिटिल क्रिटिसिज्म एट दैट टाइम. ठीक है. हेरिडेटरी प्रिविलेजेस वर कॉन्फ्लिक्टेड विद प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर इंसान एक है, वी हैव इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी, बट अब क्या हो रहा था कि राजा जी के बेटे, बेटों के बेटे, इस तरीके से हेरिडेटरी प्रिविलेजेस मिल रही थी, तो कुछ लोग क्वेश्चन करते थे. 1967 के इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी जी ने अबॉलिशन करने का कहा प्रिवी पर्स का. इससे कुछ लीडर्स ने बहुत अपोजिशन करा, जैसे मोरारजी देसाई ने कहा नहीं हम ये नहीं करेंगे. एज अटेम्प्ट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इन 1970
टू अबॉलिश प्रीवी पर्स वॉज अनसक्सेसफुल इन द राज्यसभा। फिर क्वेश्चन भी मतलब एक अटेम्प्ट करा जाता है 1970 में प्रीवी पर्स को हटाने का, वो भी अनसक्सेसफुल हो जाता है इन द राज्यसभा। अब वो कब पूरा जो है हटता कब है प्रीवी पर्स, वो आपको आगे पता चलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डिनेंस फॉर अबॉलिशन ऑफ द प्रीवी पर्स बट इट वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऑर्डिनेंस मतलब क्या, प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डर आता है कि हम हटाते प्रीवी पर्स को, उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देता है। इसी चीज़ को फिर 1971 के इलेक्शन में, यानी कि अब जो अगला इलेक्शन होगा, इंदिरा गांधी जी मुद्दा बना लेती हैं और पब्लिक का सपोर्ट जो है उनको मिल जाता है कि मैं तो प्रीवी पर्स भी अबॉलिश करना चाह रही हूँ, ये बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि प्रीवी पर्स अबॉलिश हो। और फिर जनता उन्हें सपोर्ट करती है, जनता खुश है कि ये तो कितनी अच्छी लीडर है, ये तो नाइंसाफ़ी चाह नहीं रही सोसाइटी में, इक्वालिटी चाह रही है, गरीबों का भला करना चाह रही है, तो फिर इन्हें खूब वोट मिलते हैं, ठीक है। देन फाइनली जब ये अगला इलेक्शन जीत जाती है और प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, तो फिर जो है 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू एलिमिनेट लीगल ऑब्स्टेकल टू अबॉलिश द प्रीवी पर्स, ठीक है जी। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। फाइनली 1971 के इलेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। तो जैसे कि आप 67 के इलेक्शन के रिजल्ट में तो देख ही चुके हो कि कांग्रेस ने हार देखी थी, हार पूरा इलेक्शन में नहीं, लोकसभा में नहीं, स्टेट्स में। बट 71 के इलेक्शन में कांग्रेस जो हार थी उसको वापस अपनी जो है अपनी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस जो थी, नई वाली कांग्रेस, वो वापस लाती है। चलो पढ़ते हैं। ये देखो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का आपको क्लिप दे रखा है हिंदुस्तान टाइम का। पीएम इंसिस्ट्स ऑन फ्री वोट, कांग्रेस स्प्रिट्स ऑन हिस्टोरिक डे, नो कॉन्फिडेंस मूव अगेंस्ट नीचलन गप्पा। तो यहाँ पे देखो आपको बता रखा है कि पीएम ने कह दिया कि आपको फ्री वोट करना है, ठीक है, ये आपको बता रखा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम जानेंगे आगे अपना ये वाला इलेक्शन हमारा 71 का इलेक्शन। उसके बाद ज़्यादा नहीं बचा चैप्टर, बस जल्दी से कंप्लीट होने वाला है ये, बस इसको हमने पढ़ना है। फिर हम चलेंगे अगले चैप्टर में जहाँ इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती है उस सिचुएशन को पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखो जब इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस है वो अलग हो गई थी और बड़े बड़े लीडर्स की कांग्रेस अलग हो गई थी, कांग्रेस ओ सिंडिकेट वाली, तो इससे जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस थी वो एक माइनॉरिटी कांग्रेस बन गई थी, एक माइनॉरिटी की गवर्नमेंट बन के रह गई थी, क्योंकि उनके पास अभी सपोर्टर्स जो थे वो काफ़ी कम थे और जो बिग लीडर्स थे वो सारे कांग्रेस ओक के अंदर थे। अब आप सोचोगे कि कैसे, जब स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट हो गया 1969 में, अगले जनरल इलेक्शन 1971 में होने थे, तब तक इंदिरा गांधी सरकार कैसे चलाती है, इतने सारे तो उन्होंने सब में हक वापस ले लिया था अपना, बड़े बड़े लीडर्स ने अपना सपोर्ट हटा लिया था। तो जो गवर्नमेंट चलती रहती है 69 से 71 तक, वो चलती रहती है कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो है इंदिरा गांधी के साथ में उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो जब पहले लीडर्स निकल गए तो फिर सपोर्ट में आ जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके, वही डीएमके जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जिसमें हरा दिया था ना पूरा बुरी तरीके से जो है कांग्रेस को, वो और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है सपोर्ट करती है इंदिरा गांधी की कांग्रेस को, एंड जो है फिर इनकी सरकार जो है चलती रहती है। अब आता है इलेक्शन का समय अगला 1971 का। अब इंदिरा गांधी जी ने इस इलेक्शन की कैंपेन पे बहुत फोकस करा। उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ सोसाइटी रिफॉर्म हो और मैं लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करूँगी, यानी कि जो ज़मींदारी सिस्टम चल रहा है एंड ऑल दैट, जिसके ऊपर रिफॉर्म्स आज तक बहुत सारे बन चुके थे, और जो लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हैं मैं उन्हें इम्प्लीमेंट करूँगी, मैं सिर्फ पेपर पर नहीं बनाऊँगी। गवर्नमेंट वर्क फॉर फर्दर लेजिस्लेशन टू एस्टैब्लिश लैंड सीलिंग्स करूंगी, टू स्ट्रेंथन हर पोजीशन एंड सीक अ पॉपुलर मैंडेट। इंदिरा गांधी रिकमेंडेड डिसॉल्विंग द लोकसभा इन 1970। और एक बड़ा मूव वो करती हैं खुद को जो है मतलब अपने आप को और जनता के आगे प्रूव करने के लिए। उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं अभी, क्योंकि इनसे इतने सारे लीडर्स ने सपोर्ट वापस ले लिया था और ये सरकार चल रही थी कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके के साथ मिलके, ये डिसॉल्व कर देती है लोकसभा को अपनी 1970 के अंदर, क्योंकि अब आने वाले थे इलेक्शन। तो शी डिसॉल्व लोकसभा इन दिसंबर 1970 और अब शुरू होती है इलेक्शन की तैयारी 1971 की। तो 1971 के इलेक्शन में एक तरफ थी इंदिरा गांधी कांग्रेस आर के साथ, ठीक है, और इनके पास था एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था, वो कह रही थी मैं प्रीवी पर्स हटाऊंगी।
मैं जो है वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाऊंगी पुअर के लिए। शी हैड अ वेरी गुड एजेंडा कि मैं जो है गरीबी हटाऊंगी, लोगों की मदद करूंगी। जो न्यू कांग्रेस फैक्शन वो सीन एज वीक कंपेयर टू कांग्रेस हो, तो इंदिरा गांधी की जो ये कांग्रेस थी इसको काफ़ी वीक माना जाता था कि ये तो अकेली हैं, और जो बाकी कांग्रेस थी, कांग्रेस ओ थी, वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी। अब मेजर नॉन कम्युनिस्ट ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग द SSPP, SPB, JSS, WA, PDK यूनाइटेड अंडर द ग्रैंड अलायंस। ठीक है, और क्या होता है, इनके जो है ऑपोजिशन में बहुत बड़ी बड़ी नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज थी इस समय में। नॉन कम्युनिस्ट मतलब कौन सी हुई, जो ये स्टेट के इतने रोल को प्रेफर नहीं करते। इंदिरा गांधी अब सोशलिज्म की तरफ जा रही थी कि मैं स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी लाऊंगी थोड़ा बहुत, जिससे कि जो है गरीबों का भला हो पाए। नॉन कम्युनिस्ट पार्टी मतलब जो फ्री इकोनॉमी में बिलीव रखती हैं, तो इसमें आती थी SSP, PSP, भारतीय जनसंघ BJS लिखा है, ये SWA, BKD, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं इंदिरा गांधी से अब की बार कॉम्पीट करने के लिए, और इनके अलायंस को बोला जाता है ग्रैंड अलायंस। ठीक है, सिमिलरली वही चीज़ आप मान सकते हो जो मैंने अभी आपको आज के समय के एग्जांपल से दी थी। ठीक है, तो कांग्रेस हैड एन अलायंस विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इंदिरा गांधी के पास अलायंस किसके साथ में था, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में इंदिरा गांधी का था, और ये सब इकट्ठे हो रखे थे। SSPP, SPB, JSS, WA, BKD सब इकट्ठे हो रखे थे। ठीक है, द ग्रैंड अलायंस लैक्ड द यूनिफाइड पॉलिटिकल प्रोग्राम विद इट्स मेन एम बीइंग द इंदिरा हटाओ। अब एक कमी थी, ग्रैंड अलायंस में बड़ी बड़ी पार्टीज तो आ गई थी, बड़े बड़े लीडर्स आ गए थे, बट इनके पास कमी थी एक प्रोपेगेंडा की, एक पॉलिसी की। इनकी पॉलिसी जनता को ये क्या कह रहे थे कि हम क्या करेंगे सरकार बना के, कुछ भी नहीं। इनका तो एक ही मोटिव था जो हो रहा था इस समय में, इंदिरा हटाओ, कि इंदिरा गांधी को कि इन्होंने हटाना है। वहीं पे इंदिरा गांधी के पास एक बहुत स्ट्रांग मुद्दा था, वो था गरीबी हटाओ, यानी कि रिमूव पॉवर्टी। तो इंदिरा गांधी प्रपोज गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल इक्विटी, की मैं चाहती हूँ सोसाइटी में इक्वालिटी रहे। हर एजेंडा इंक्लूडेड पब्लिक सेक्टर ग्रोथ। अब उनकी जो पॉलिसी निकली उसमें क्या था, वो कह रही मैं पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, गवर्नमेंट के रोल बढ़ाऊंगी, लैंड सीलिंग्स करूंगी, इनकम डिस्पैरिटी रिडक्शन करूंगी, प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर दूंगी। उनका स्लोगन था गरीबी हटाओ, उससे सपोर्ट उन्हें सब लोगों से मिला, चाहे लैंडलॉर्ड्स, लेबरर्स हो। तो गरीब तो बहुत सारे लोग थे हमारी कंट्री में उस समय, तो ये नहीं था कि कौन से कास्ट के है, कौन सी क्लास के है, गरीब है या माइनॉरिटी है, वुमेन है या अनएम्प्लॉयड है, कोई नहीं, सबको लग रहा था यार हम गरीब है, सब इनको सपोर्ट कर रहे थे। दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटीज हो, वुमेन, अनएम्प्लॉयमेंट हो, सब ने इनके स्लोगन को और इनको सपोर्ट करा। दिस स्लोगन एंड एजेंडा वर पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी स्ट्रैटेजी टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सपोर्ट नेशन वाइड। तो सबने इनको सपोर्ट करा। अब 1971 के इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट्स ऑफ 1971 इलेक्शन वर ड्रामेटिक रिफ्लेक्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्शन। तो ऐसा रिजल्ट आया जहाँ पे हम लोग जो है ना इलेक्शंस की एक वैल्यू समझ पाए। जो कांग्रेस आर था CPI के अलायंस के साथ में, यानी कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस और CPI के अलायंस के साथ में, उसने मोर सीट्स जीती एंड वोट्स दैट कांग्रेस हैड इन इट्स 4 जनरल इलेक्शन कंबाइंड। तो तुम्हें पता है इंदिरा गांधी कितनी सीटों से जीती इस अपने जनरल इलेक्शन के अंदर, जहां मतलब खुद के बलबूते पे उन्होंने अब वो बिल्कुल कम्पीट कर रही थी, क्योंकि इससे पहले वाले जनरल इलेक्शन में भी सिंडिकेट का रोल था 67 वाला। आज 71 के इलेक्शन में ये खुद मैदान में अकेली उतरी थी अपनी पार्टी के साथ में, और एक CPI का अलायंस इनके साथ में था। इनके पास अपना एजेंडा था गरीबी हटाओगा, और पूरे इंडिया की जनता ने इनको वोट दिया और सपोर्ट करा, और ये इतने सीटों से जितनी जीतती इनके जब पापा के समय की सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू की, उतने भी नहीं जीती थी। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने कांग्रेस को वोट नहीं मिलते थे उतने अब मिल गए थे। यानी कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है दैट द कांग्रेस हैड इन इट्स फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन कंबाइंड। तो मतलब कि जो पिछले जनरल इलेक्शन जो इनके फादर के एरा का भी हुआ था, उससे भी ज़्यादा सीटें जो है इंदिरा गांधी अकेले जीत गई थी CPI के अलायंस के साथ में। द अलायंस वॉन 375 सीट्स इन द लोकसभा एंड सिक्योर्ड 48.4% ऑफ द वोट। तो 375 सीटें ये CPI के साथ मिलके जीत गई थी, और अकेली इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने 352 सीट्स जीती थी। 352 सीट्स ये अकेली जीत गई थी, और जब कम्युनिस्ट पार्टी की भी सीटें इनको मिल गई, साथ में अलायंस बन गया, तो 375 जीती थी, और अकेले में इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 44% ऑफ द वोट ये जीत गई थी। अगर हम बात करें वो जो कांग्रेस ओ थी, इनके सिंडिकेट वालों की जो कांग्रेस थी, उनको लेस देन वो 4% ऑफ द वोट मिले थे, विनिंग ओनली 16 सीट्स। तो देखो
सिंडिकेट्स के साथ क्या हुआ, जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो तो 16 सीटें भी जो है लगभग जीते थे बस, और इंदिरा गांधी जी अकेले 352 सीट्स जीत के बैठी थी। ठीक है जी, तो ये देख सकते हो आप, वो फर्स्ट पे भी वही रही, सेकंड पे भी वही रही, थर्ड पे भी वही रही, उनके तो मतलब आसपास में भी ये लोग नहीं आ रहे थे। आई कांट बिलीव इट, आई थॉट आई वॉज कमिंग फर्स्ट, यू सेकेंड एंड ही थर्ड। तो यहाँ पे ये बाकी अलायंस वाले हैं, जैसे जो ग्रैंड अलायंस बना है ऑल दैट, कि लोगों उनको लग रहा था यार मैं फर्स्ट आऊँगा, तुम सेकंड आओगे, थर्ड आएगा। यहाँ तो तीनों ही तरफ से इंदिरा गांधी जो है वो जीत गई थी। क्यों जीती थी? उनके पास अपना एक प्रॉपर पॉलिसी थी, गरीबी हटाओ वाली। विद दिस विक्ट्री इंदिरा गांधीज कांग्रेस एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज द रियल कांग्रेस, रिस्टोरिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये जो विक्ट्री थी, इससे इंदिरा गांधी ने कहा कि अब मैं कांग्रेस आर हूँ ना, तो हम है रियल कांग्रेस, और इस तरीके से कांग्रेस की जो खोई हुई डोमिनेंस थी, जो अभी वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक हुआ था ना कि तुम दिल्ली से हावड़ा तक जाओगे कोई कांग्रेस की सरकार नहीं मिलेगी, वो छवि अब वापस आ गई थी कांग्रेस की। द ग्रैंड अलायंस ऑफ द ऑपोजिशन वॉज अ सिग्निफिकेंट फेलियर। तो जो ये ग्रैंड अलायंस बना था, इतना बड़ा गठबंधन बना था, ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। एंड विद देयर कंबाइंड सीट टू टोटल बीइंग लेस देन 60। इनको कितनी सीटें मिली अगर तुम सोचो तो सिर्फ कुल 60 सीटें ये इकट्ठे मिलके जीत पाए थे। तो विद दिस ये विक्ट्री कप इंदिरा गांधी जी के हाथ में आ जाता है। अब ये कार्टून से क्या पता चल रहा है कि इन्हें जिताया किसने? इनके विक्ट्री कप में बैठे हैं ये गरीब लोग। अब ये गरीबों की मदद करेंगी तो भाई सही है, गरीबों ने आपको जिताया तो अब आप ऐसे काम करो जो आपने वादे करे हैं। तो अब ये काम वो करती हैं नहीं करती हैं, वो अगले चैप्टर में तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, चलो जी। अब आफ्टर मैथ ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 1971 क्या होता है ये हम समझते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो अ मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस हो जाता है ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से। तो 1971 में इंदिरा गांधी को बहुत ही डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान में तरफ से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ इंडिया में आते हैं और इससे हमारे को बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर इंदिरा, आपने अभी वो सैम बहादुर मूवी आई उसमें आपने देखा है ना कि कैसे पूरा हमारा रोल चला है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, हमारी इंडियन मिलिट्री का। हम लोग जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान और उनको लिबरेट कराते हैं। अब क्योंकि इस वॉर में हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जीत गए थे, हमने पाकिस्तान को हरा दिया था, हमने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया, इवन अमेरिका तक हमारे खिलाफ पहुंच गया था इस वॉर में, चाइना भी खिलाफ था। बट हमने फिर यूएसएसआर, हमारे सोवियत यूनियन, हमारे बेस्ट फ्रेंड की मदद ली, उसने हमारी मदद करी, हम जीत जाते हैं। तो इतने बड़े वॉर से हम जीत जाते हैं, तो इससे इंदिरा गांधी की जो पोजीशन है वो और ऊपर चली गई कि उनकी उसमें हमने इतना बड़ा वॉर जीत लिया। ऑपोजिशन लीडर्स इवन प्रेज हर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस समय पे तो अपोजिशन पार्टी के लीडर भी उनको जो है प्रेज करते हैं। एंड पार्टी वन ऑल स्टेट असेंबली इलेक्शन इन 1972। तो इस वजह से जो 1972 में जो स्टेट के भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पे भी इंदिरा गांधी बहुत सारी स्टेट्स में जीत जाती है। तो आप देख रहे हो कि लोकसभा में तो जीत ही गए थे 71 के इलेक्शन में, फिर 72 में जो स्टेट के असेंबली के इलेक्शन जो होने थे उनमें भी, क्योंकि वॉर में इतनी बढ़िया इंडिया को जीत दिलाई इनकी लीडरशिप के अंडर में, तो इनको यहाँ से भी बहुत सारे वोट मिलते हैं। इंदिरा गांधी वॉज सीन एज अ प्रोटेक्टर ऑफ पुअर, गरीबों की प्रोटेक्टर कहा जाता था इंदिरा गांधी को। स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर डिमिनिशिंग एनी ऑपोजिशन with consecutive electoral victories at the both central and state level. Congress restored its dominance, holding power in nearly all states and gaining popularity across various social groups. तो फाइनली कांग्रेस की जो खोई हुई छवि थी वो वापस आ गई। स्टेट में तो जीत ही, सेंटर में तो लोकसभा का इलेक्शन तो कांग्रेस जीत ही गई थी, अब बाकी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर भी इंदिरा गांधी जीत जाती हैं। विद इन 4 years इंदिरा गांधी रिफॉर्म्ड हर लीडरशिप एंड सॉलिडिफाइड द कांग्रेस पोजीशन। तो 4 सालों में इंदिरा गांधी खुद को प्रूव कर देती हैं। एक कार्टून और है यहाँ पे, अब आप देखो, ये स्टेट है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी, एपी, बिहार, असम। इंदिरा गांधी क्या कर रही हैं? ये डॉल सी जो लग रही है, डॉल नहीं है, ये सीएम चूज कर रही हैं अपने कि इसको सीएम बनाऊंगी, यहाँ पे इसको सीएम बनाऊंगी, यहाँ पे इसको सीएम बनाऊंगी। तो ये सब वो स्टेट्स है जहाँ पे इंदिरा गांधी जीत गई। तो लोकसभा में तो जीती ही, जो हमारा असेंबली इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे भी इंदिरा गांधी जीती। तो कांग्रेस वॉज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स। इट वॉज पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल जो है सेक्शंस। तो चाहे गरीब हो और कितने भी जो है इंडिया के अलग अलग ग्रुप्स हो, वो सब अब इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है जी, तो अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ लास्ट में हमें क्या बताया गया है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जिसका मतलब है रिस्टोरेशन। तो इंदिरा गांधी ने डिडंट ब्रेक द ओल्ड कांग्रेस बैक। अब मैंने कहा ना
चैप्टर का नाम है जो है रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो इंदिरा गांधी पुरानी कांग्रेस को नहीं वापस लाई थी, शी चेंज्ड है, तो उन्होंने अपनी नई कांग्रेस बनाई थी। द पार्टी बिकेम पॉपुलर बट रिलाइड हेविली ऑन हर लीडरशिप। अब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई थी जो स्पेशली इंदिरा गांधी जी की ऊपर डिपेंडेंट थी। सब लोगों ने वोट क्यों दिया? इंदिरा गांधी को वोट दिया था सब लोगों ने। एंड हैड अ वीकर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अभी इनकी कांग्रेस की स्ट्रांग नहीं थी। इट हैड फ्यूअर फैक्शन ज़्यादा नहीं थे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था ना कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में कांग्रेस क्यों जीत रही थी, क्योंकि उसमें फैक्शंस थे। सभी जिसको जो है कोई आइडियोलॉजी थी वो कांग्रेस में बैठी हुई थी। अब फैक्शन की वजह से नहीं जीती थी कांग्रेस डोमिनेंस, इंदिरा गांधी जी की वजह से जीती थी। द न्यू कांग्रेस फोकस ऑन सर्टेन ग्रुप्स लाइक पुअर, वुमेन, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी। अब ये नई कांग्रेस का फोकस एरिया कौन था? गरीब लोग, औरतें, दलित, आदिवासीज एंड माइनॉरिटीज। ऑल्दो इट वॉज मोर पॉपुलर इट कुडंट हैंडल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज बिफोर। अब ये वाली जो कांग्रेस है ये पॉपुलर तो बहुत थी, बट इंदिरा गांधी जी प्रॉब्लम्स को इतने अच्छे से डील, कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं कर पाती थी। वाइल कांग्रेस गेन पावर एंड इंदिरा गांधी बिकेम वेरी इन्फ्लुएंशियल, देयर वॉज लेस रूम फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। अब लोग ज़्यादा अपने व्यूज प्रकट नहीं कर पा रहे थे इंदिरा गांधी की कांग्रेस के अंदर। और धीरे धीरे आगे आप देखोगे कि इतनी डिफ़िकल्टीज आती है कि एक तो समय ऐसा आया इस रूल के दौरान इंदिरा गांधी की कि हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी पे ही आँच आने वाली थी, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे इंदिरा गांधी ने जो प्रॉमिस करा गरीबी हटाऊंगी, जब वो अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं कर पाए और लोगों ने प्रोटेस्ट करा तो ये इमरजेंसी लगा देती हैं। तो वो आप पढ़ोगे अब अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको अगला चैप्टर है ऐसे ही बहुत जल्दी से अच्छे से पढ़ा दूंगी। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अच्छे से पढ़ लो इस चैप्टर को। बाकी चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, दोनों बुक किया मैंने, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया ह्यूमैनिटीज़ का। सो गिवन वॉच द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरे चैनल जाके चेक कर सकते हो, और मैंने लिंक लगा दिया नोट्स का, यू कैन गो एंड फ्रीली टेक इट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम ID। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।